हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ई सरल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। इसमें हमने थोड़ा सा सेक्शन हम लोग देख चुके थे, डीएनए का स्ट्रक्चर। वॉटसन क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था उसका डिटेल ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमें आरएनए वर्ल्ड रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम अपने आज के सेशन यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से पहला ये सेशन शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाला सेशन आप लोगों ने लगा लिया होगा। ये देखो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर ये पूरा जेनेटिक मटेरियल के क्या वो होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे इस हेडिंग से आरएनए वर्ल्ड से आज आपको डिस्कस करना है, तो जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाऊंगी आरएनए वर्ल्ड का। फिर एप्लीकेशन वगैरह, ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता कैसे है, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले मैं अपने पैटर्न में आपको समझा दूंगी जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसका आरएनए वर्ल्ड के बारे में जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाना है इसका। तो देखो, फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। ये हमने केमिकल इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आरएनए जो है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए जो है ये सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस दैट सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, जो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आरएनए स्प्लाइसिंग स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो इसमें आरएनए का जो रोल है, आरएनए के ही रिवॉल्व अराउंड करता है, तो ये पूरा आप देख सकेंगे। मैं आगे इस चैप्टर में डिस्कस करूंगी। आरएनए जो है वो कह रहा है जेनेटिक मटेरियल की तरह तो एक्ट करता ही है, साथ ही साथ ये एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इन ए लिविंग सिस्टम। मतलब आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट कर रहा है और एज ए कैटलिस्ट भी ये एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था कि आरएनए जो है इसमें इवोल्यूशन फास्टर रेट से होता है, म्यूटेशन फास्टर रेट से होता है। ये स्टेबल नहीं है उतना, रिएक्टिव ज़्यादा है, लेकिन डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कह रहा है आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट ये रिएक्टिव है एंड इसीलिए अनस्टेबल है, और डीएनए जो इवॉल्व हुआ आरएनए से विद केमिकल मॉडिफिकेशन ये ज़्यादा स्टेबल है। तो डीएनए जो डबल एंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इट रेजिस्ट द चेंजेस। मतलब ये डीएनए ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू आरएनए, जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में ही डिस्कस कर लिया था। अब आ जाओ रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से होता है, आपको थोड़ा सा एक मैं आइडिया दूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मैं ये एक डीएनए बना रही हूँ, कहाँ बनाऊँ, मेरे पास थोड़ी स्पेस मिल जाए मुझे, यहाँ पर कर लेती हूँ मैं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक डीएनए है, आपको ये पता है मैं इसके रेप्लिकेशन से, इसका रेप्लिकेशन होगा तो कुछ ऐसे बनेगा। मैं ऐसे करके दिखाऊं ना, इधर आओ। रेप्लिकेशन की बात हो रही है तो तुम्हें तो ये तो पता होगा ना कि ऐसे होता है ना, कि जैसे ये डीएनए बनाया मैंने एक, अब इसका मैं डीएनए रेप्लिकेशन करवाऊंगी अगर, तो 1 से 2 बन जाएंगे, ये आप सबको पता होगा। ये 1 से मैं 2 डीएनए बना दूंगी यहाँ पर। और फिर मैं इसको फर्दर रेप्लिकेट करूंगी तो 2 से क्या होगा, 4 बन जाएंगे। अब ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका है। 1 से 2
2 से 4, इसको फर्दर रेप्लिकेट करूंगी तो 8 डीएनए हो जाएंगे, इसको फर्दर रेप्लिकेट करूंगी तो 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा होता जाएगा। ये आपको पता है, यही तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो तुम्हें पता है ना, एक डीएनए था, इसका रेप्लिकेशन कराया तो 1 से ये 2 बन गए, इनको फर्दर रेप्लिकेट कराऊंगी तो 4 बन जाएंगे। ये तो तुम सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता कैसे ना, ये मैं आपको बता दूं तो सेमी कंजर्वेटिव ऐसे समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का डिटेल डिस्कशन भी हमारे सिलेबस में है, पर वो मैं इसके थोड़ी देर बाद करूंगी। पहले मैं आपको सिर्फ ब्रॉड हेडिंग से समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको 1 से जो 2 दिख रहा है ना, एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो होता है इसका, वो क्या होता है मैं बताती हूँ। जो पहला स्टेप होगा इसका, वो होता है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। ये जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो कि इस तरीके से हेलिकली कॉइल्ड है लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर, ये खुल जाएंगी, अनजिपिंग हो जाएगी, अनवाइंडिंग हो जाएगी, 2 चेन्स का सेपरेशन हो जाएगा। तो ये एक चेन बनाई ना मैंने, ये एक डीएनए जो बनाया, इसको मैं अनजिपिंग कर देती हूँ। तो ये एक स्ट्रैंड ये रहा और ये दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, ये ऐसे अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, ये पहला स्टेप होता है। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप हो गया दैट इज द अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, तो ये 2 चेन मैंने दोनों को खोल दिया। अब आएगा दूसरा स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो अब यहां पर भी एक नई चेन बन गई और यहां पर भी एक नई चेन बन गई। तो ये 1 से जो 2 बने ना, वो एग्जैक्टली ऐसे हो रहे हैं। ये 2 से 4 आपको दिखे तो ये भी कैसे होगा, वही करो। अब मैं इससे क्या करूंगी, पहले ये वाला जो है इसको अनजिपिंग कर दूंगी। तो कलर का ध्यान रखना, इसमें एक येलो एक ग्रीन, ठीक है, ये लो, ये एक अनजिपिंग ये हुई और एक अनजिपिंग ये हो गई। फिर ये भी, इस वाले दूसरे वाले को भी अनजिपिंग कर दो, ये मैंने अनजिपिंग कर दी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप कर दिया दैट इज द अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, ये खोल दिए मैंने चेन, ये इसके ये 2 खुल गए, ये इसके ये 2 खुल गए। अब दूसरा स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, सबके पास नई चेन बना दो। तो ये 2 से जो 4 बने, ये एग्जैक्टली ऐसे बनते हैं। समझ में आया? पहले होता है अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, फिर दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ऐसे 2 स्टेप में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ही समझ में आ रहा होगा। अब एक बात ये सोचो, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, मैं ये भी तुम्हें बता दूं एक बार। अब एक बार को ये सोचो, ये जो येलो वाला है, मान लो मैंने रेडियो आइसोट्रेसर टेक्निक या फिर हैवी आइसोटॉप N15 है ये, मान लो। तो मैं चाहे 1 से 2 बनाऊं, 2 से 4 बनाऊं, 4 से 8 बनाऊं, ये N15 तो हमेशा इसका वैल्यू, चाहे 1 से 2 डीएनए बना दूं, 2 से 4 बना दूं, 4 से 8 बना दूं, हमेशा 2 ही रहेगा ना। क्यों रहेगा ये तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें स्टेप्स क्लियर है ना, कि पहले अनजिपिंग होगी, फिर नई चेन बनेगी। तो बेसिकली जब इसके पास 2 हैवी Ni15 वाले आइसोटॉप हैं अगर इस डीएनए के पास, तो चाहे 8 बनाऊं, चाहे 16 बनाऊं, चाहे 32 बनाऊं, चाहे 64 बनाऊं, इट रिमेन्स 2। दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों हुआ, क्लियर हुआ ना, क्योंकि भाई इसी को अनजिपिंग करेंगे तो येलो वाला तो हमेशा 2 ही रहेगा, इसको फर्दर में कितना भी बना दूं रहेंगे तो ये 2 ही ना। तो नंबर रिमेन्स 2, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी समझ में आ जाएगा। पहले तो रेप्लिकेशन पढ़ लो, देखो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है रेप्लिकेशन। सुनो अब क्या कह रहा है। While proposing the double helical structure for DNA, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक immediate proposed a scheme for replication of DNA. DNA replication का scheme उन्होंने दिया। To quote their original statement, it has not escaped our notice the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. The scheme suggested that 2 strands would separate, यानी कि unzipping होगा सबसे पहले, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग हो, 2 स्ट्रैंड पहले सेपरेट होंगे, फिर ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करते, फिर होता है नई चेन का एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दैट इज द सेकेंड स्टेप हो गई, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल, हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पैरेंटल और एक नई चेन होगी, हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन। इसको आप कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया ना? ये ऐसे बता रहा है। मैं यहां पर डायग्रामेटिकली अगर यहीं पर शो करूं, ये देखो 2 स्ट्रैंड्स, अरे यार सॉरी बेटा, ये देखो बच्चे,
सबसे पहले 2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट, ये देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हो गए, एक ये 2 स्ट्रैंड। सबसे पहला स्टेप में होगा 2 स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, तो इनको सेपरेशन कर दो तो एक स्ट्रैंड ये बना और ये अनजिपिंग कर दी मैंने, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, फिर दूसरा में स्टेप क्या होता है, फॉर द ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करेंगे नई चेन के लिए, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आफ्टर द ये एंड टेम्पलेट एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, तो ये लो नई चेन का फॉर्मेशन कर दिया, नई चेन का फॉर्मेशन हो गया, ये लो। 2 strands would separate and act as a tablet for the synthesis of new complementary strand। तो आफ्टर द कंप्लीशन ये पैरेंटल, हर ये एक डीएनए ये रहा, ये दूसरा ये रहा, तो इसके पास एक पैरेंटल है और एक नहीं है, इसके पास भी एक पैरेंटल है एक नहीं है। तो देखो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पैरेंटल, ये रेड वाला पैरेंटल है एंड 1 ग्रीन वाला न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। इसी को आप कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, हमेशा पैरेंट का एक होगा और एक नया होगा। कैसे होता है हमें पता है, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ना, ये रेप्लिकेशन, इसके 2 स्टेप्स हैं, इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अनजिपिंग या फिर कह दीजिए अनवाइंडिंग, दैट इज द सेपरेशन ऑफ 2 चेन्स, दैट इज द separation of 2 chains which you can see here। और दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो हमेशा पैरेंट का एक ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये होता है दूसरा स्टेप। तो नई चेन बनेगी तो हमेशा पैरेंटल एक ही तो होगा, दैट्स इट। आराम से क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर है ना, ये लिख लेना, ऐसे 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, दूसरा स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो आपने करके देखा तो हमेशा पैरेंट का एक स्ट्रैंड पैरेंट का होगा और एक नई सिंथेसाइज होगा, एक पैरेंट का होगा एक न्यूली सिंथेसाइज होगा, दैट्स इट। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो यहां पर दे रखा है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में दे रखा है, ठीक है, इसमें ये क्लियर हो गया ना बच्चों। इसमें डिटेल डिस्कशन भी मैं जाऊंगी, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा। तो पहले तो इसमें साइंटिस्ट के नाम जो है ना मैं एनसीईआरटी से दिखवा दूंगी, पहले आप ये लिख लेना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया, इसको बाद में लिख लो, यहां पे लिख देती हूं मैं। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले प्रपोज किया वाटसन एंड क्रिक ने, बाद में इट वॉज लेटर, इट वॉज, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, ये इनका नाम आता है मिल्सन एंड साहिल। इन्होंने किया था ई कोलाई पर एंड टेलर ने किया था ऑन विकिया फैबा। टेलर साहब ने, इन्होंने ट्राइट्रिडिन थाइमिडिन का इस्तेमाल किया रेडियो आइसोटॉप, और मिल्सन एंड साहिल ने, इन्होंने यूज किया था, ही यूज्ड हैवी आइसोटॉप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए N15।
ठीक है, ये भी चीज पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है बेटा ये सब कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसे प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेल्सन एंड साहिल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पर और इन्होंने हैवी आइसोटॉप N15 का इस्तेमाल किया था। और टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था विकिया फेबा पर और इन्होंने रेडियो ट्रेसर टेक्निक ट्राइट्रोजन थाइमिडिन का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, कहा क्या, वही देखो पढ़ के सुनाती हूँ। इट इज नाउ प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। वो भी बताई दिया ना कि एक पैरेंटल चेन होता है और एक नया होता है। इट वॉज शोन फर्स्ट इन द ई कोलाई और बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मेल्सन एंड साहिल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, एज आई टोल्ड यू, ई कोलाई पर किया था। इन्होंने ई कोलाई को N15 इज द हैवी आइसोटॉप, इन्होंने एज आई टोल्ड यू ना, मेल्सन एंड साहिल ने हैवी आइसोटॉप N15 का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ई कोलाई को N15 मीडियम के अंदर गो किया एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। द रिजल्ट वॉज N15 was incorporated into the newly synthesized DNA. This heavy DNA molecule, आप इसको नॉर्मल डीएनए से डिस्टिंग्विश किया जा सकता था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्लीज N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N। ठीक है, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। मान लीजिए इस तरीके से हुआ था, ये आपका पैरेंटल डीएनए है। मान लीजिए पिंक कलर मैंने हैवी आइसोटॉप N15 इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे तो ये पता है कि होगा कुछ ऐसे कि मैं इसका रेप्लिकेशन करूंगी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये दोनों चेन की अनजिपिंग यानी कि अनवाइंडिंग करनी है। ये लो कर दी मैंने अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, मुझे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन करना है। तो ये नई चेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एक से जब दो बने, हैवी आइसोटॉप की दो ही चेन रहेंगी, एक के पास एक 50% ही रहेगा। मैं फर्दर भी रेप्लिकेट अगर कर दूं इसे, तो इस 2 से 4 बनेंगे ना। तो 4 कैसे बनेंगे, मैं पहली चेन को अनजिपिंग करूं तो ये एक पिंक वाला और एक ये ब्लू वाला डार्क है ना, ये पिंक और ये ब्लू, मैं अनजिपिंग कर रही हूँ सिंपली और कुछ नहीं। इसको भी अनजिपिंग कर दूं तो एक पिंक और एक ब्लू, ये लो एक पिंक और एक ब्लू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नई चेन का फॉर्मेशन करना है। ये लो मैं नई चेन बना देती हूँ। तो वह हैवी आइसोटॉप N15 तो फिर भी नंबर रिमेन सेम, 2 के 2 ही रहे, 2 से 4 में भी ये पिंक वाले तो 2 ही रहे। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो अब मैं आपको इसका लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ। N15 इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने, ठीक है। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल N14 और बहुत सारे सैंपल्स लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, उनको मल्टीप्लाई करके, और जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया तो उन्होंने ये देखा द वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड, तो मेजर द डेंसिटी, तो वो वही का वही निकला। ये देखो ये N15 वाला ये डार्क वाला था, इसमें भी ये 2 ही निकले, इसमें भी ये 2 ही निकले, तो नंबर रिमेन सेम ना। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो मैंने आपको बताया, नंबर तो ये 2 ही रहेंगे हमेशा। 20 में कितना भी रेप्लिकेट 4 से 8 भी बनाऊंगे तो भी N15 वाले 2 ही रहेंगे। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Thus the DNA was extracted from the culture 1 generation after the transfer। 1 जनरेशन चाहे 2 जनरेशन बाद में निकालूं, 40 मिनट्स बाद 2 जनरेशन बाद भी निकालूं, तो ये चाहे मैं फिर उसके 4 जनरेशन कितने बाद भी निकालूं, तो नंबर रिमेन सेम। दिस इज द थिंग, ठीक है। और टेलर ने विकिया फैबा पर इस्तेमाल किया था, मैंने बताया था। रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का इस्तेमाल किया था, एज आई टोल्ड यू, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन का इस्तेमाल किया था, विकिया फैबा पर किया और टेलर ने किया था ये, ठीक है। दैट्स इट। तो मतलब ये बताता है कि सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है ये। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस को जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको ये लिख लेना है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें जो साइंटिस्ट के नाम से जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनते हैं उसका सार मैंने यहाँ लिखा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले प्रपोज किसने किया, वाटसन एंड क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसको किया मेल्सन एंड साहिल ने ई कोलाई पर, टेलर ने विकिया फैबा पर, मेल्सन एंड साहिल ने हैवी आइसोटॉप N15 का इस्तेमाल किया, टेलर ने ट्राइट्रोजन थाइमिडिन का इस्तेमाल किया। और है क्या टेक्निक,
तो वो आपको पता ही, हैवी आइसोटॉप N15 चाहे कितनी जनरेशन बाद ही देखो, इट रिमेन्स, नंबर रिमेन्स सेम, दैट इज द 2, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये मैंने आपको ऐसे पूरा डिटेल समझाया, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली। अब मैं इसकी नेक्स्ट जनरेशन ही बनाऊंगी, तो वही तो सिंपल सा, अगर स्टेप्स पता है ना कि पहले आप अनजिपिंग करोगे फिर नई चेन का फॉर्मेशन करोगे, तो ऐसे ही आएगा हमेशा, दैट्स ऑल, दिस इज द थिंग, ठीक है। अब इसमें मशीनरी एंड द एंजाइम्स ये दे रखा है कि क्या, तो कुल मिला के मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका ही डिटेल दे रखा है। तो ये पहले मैं आपको अपने फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, फिर इसको न्यूज़पेपर रीडिंग यहाँ से लगवा दूंगी, तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, ये पूरा यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन के पहले, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फिर हम इसको एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, अदरवाइज इसमें थोड़ा ऐसे दे रखा है इसीलिए, ठीक है। चलिए शुरू करें बच्चों, चलो। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करूं तो 2 स्टेप्स हैं, ये तो आप लोग को ऑलरेडी, ये देखो मैंने ब्रॉड हेडिंग तो पहले ही डिस्कस की थी, मैं सामने से हट रही हूं, यहाँ देख लो, ये 2 स्टेप्स थी रेप्लिकेशन में, दैट इज द अनजिपिंग यानी कि अनवाइंडिंग, और दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अनजिपिंग या अनवाइंडिंग का मतलब आपको पता ही है, जो 2 चेन्स ऑफ डीएनए है इनका सेपरेशन होगा, इसी को आप अनजिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, यहां पर लिख लो ये फॉर्म्स, तो ये पूरा मशीनरी एंड एंजाइम वाला पहले मैं अपने पैटर्न में पढ़ा रही हूँ, हेडिंग डाल लो, वो तभी समझ में आएगा बेटा, इसलिए पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कैसे होता है, अभी तो सिर्फ ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ लिया था। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, एज आई टोल्ड यू। पहला स्टेप जो है दैट इज अनजिपिंग, या फिर कह दीजिए अनवाइंडिंग। ठीक, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है उन्हीं का सेपरेशन, द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इसे आप कहते हैं अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए is termed as unzipping या फिर unwinding। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये तो तुम्हें पता ही है, ये आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो अगर मुझे इन दोनों चेन्स का सेपरेशन करना है तो ये किस वजह से होगा, जब मैं इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूं, तो इट टेक प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस वजह से होता है, इट टेक प्लेस, क्योंकि जोड़ने का काम कौन कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट टेक प्लेस ड्यू टू, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से, अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। It take place due to breaking of हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से होता है। अब इसमें एक टर्म के बारे में पढ़ते हैं बेटा, दैट इज द इनिशिएशन पॉइंट या फिर कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, वो कह रहा है कि अनजिपिंग जो प्रोसेस है, यानी कि जो 2 स्ट्रेन्स का जो सेपरेशन होगा, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है। तो जहां से ये प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग शुरू हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट्स एट अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, इसे आप कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होता है ये, लेकिन मैं यही बात यूकैरियोट्स की तरह करूं तो वहाँ पर बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि यूकैरियोट्स में अनजिपिंग एक साथ कई जगहों से शुरू होती है। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एट द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग यानी कि ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ द हेलिकेस एंजाइम। और इसमें मैग्नीशियम +2 एज अ को फैक्टर एक्ट करता है। ठीक है, लिख लो क्या बताया। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएशन पॉइंट और origin of replication। इनिशिएशन पॉइंट या origin of replication क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से ही शुरू होगी। स्टार्ट्स एट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, इसे आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड इनिशिएशन पॉइंट और origin of replication। इसे आप कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट और origin of replication। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट है, यही बात मैं यूकैरियोट्स की करूं तो देयर अकर बहुत सारे हैं, मैनी इनिशिएशन पॉइंट, यानी कि वहां पर मीन्स unzipping starts at many points simultaneously। एक साथ कई जगहों से शुरू होगी ना। ये है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही इनिशिएशन पॉइंट है, लेकिन यूकैरियोट्स में कई इनिशिएशन पॉइंट है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग और अनवाइंडिंग इट स्टार्ट्स एट सर्टेन, बहुत सारे पॉइंट्स पर एक साथ शुरू होगी। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब देखो इसके बाद की राम कहानी। अब वो क्या कह रहा है बच्चों कि एक एंजाइम होता है हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेस एंजाइम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अनजिपिंग या अनवाइंडिंग के लिए, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। हेलिकेस एंजाइम है क्योंकि हमने ये बात की ना कि भाई दो चेन आपस में जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड से, मुझे सेपरेट करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो अनजिपिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है that is the helicase enzyme। So helicase enzyme is responsible for breaking of hydrogen bond, that is unzipping के लिए यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम +2 इट एक्ट एज अ कोफैक्टर, उसकी तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, तो एक तो इसका जिक्र होता है हेलिकेस एंजाइम का, एक है बेटा SSB, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन
इसका काम क्या है, ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बन ना जाए उसका काम करता है। ठीक है, लिखो, एक है सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एक है एसएसबी, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स, दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए उसके फॉर्मेशन को रोक, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और एक और अपन पढ़ते, दैट इज द टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इन तीन का नाम आता है, हेलिकेस एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और टोपो आइसोमरेज। प्रोकैरियोट्स में से डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, रिलीज द टेंशन अराइज ड्यू टू सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग की जैसे जो टेंशन अराइज होती है उसको रिलीज करने का काम करता है। व्हाट डज इट डू, इट रिलीज द टेंशन विच अराइज ड्यू टू सुपर कॉइलिंग। ये टोपो और आइसोमरेज एंजाइम को ही also known as DNA gyrase in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में से डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है पहला स्टेप मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, दैट इज द अनजिपिंग और द अनवाइंडिंग। मेरे हिसाब से बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्या बात की कि भाई अनजिपिंग में क्या है, जो दो चेन जो है डीएनए की जो इस तरीके से हेलिकली कॉइल्ड है लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर, इसमें इन दोनों चेन्स का सेपरेशन होगा। कैसे होता है, तो हमने बात की दो चेन आपस में जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों चेन सेपरेट होंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसका काम है, हेलिकेस एंजाइम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो इसका रोल है। दूसरा एक है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से जुड़ ना जाए, तो दोबारा से दोनों चेन सेपरेट हो गई, वो वापस जुड़ जाएंगी, तो उसके रीफॉर्मेशन को बचाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। और सुपर कॉइलिंग की वजह से जो टेंशन अराइज हुई है उसको रिलीज करने का काम करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जिसे हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज के नाम से भी जानते हैं। और फिर बस इसमें एक पॉइंट और बात की थी हमने, इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, कि भाई जिन जगह कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहां से ये अनजिपिंग या अनवाइंडिंग शुरू होगी, तो जहां से ये शुरू हो रही है उसी को आप कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट, या फिर कह दीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन यूकैरियोट्स में कई सारे हैं, इसीलिए यूकैरियोट्स में अनजिपिंग या अनवाइंडिंग एक साथ कई जगहों से शुरू होती है। ठीक, तो ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो है क्या था, डिटेल हमने देखा था, पहला स्टेप तो हो गया, दैट इज द अनजिपिंग और अनवाइंडिंग इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा स्टेप है नई चेन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब ये न्यू चेन कैसे बनेगी ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर एनसीईआरटी पढ़ा दूंगी बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज वो एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है, सिस्टमैटिक मैनर में नहीं दे रखा पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ, तो समझना मुश्किल है इसलिए। ठीक है, अब सुनो नई चेन का बनती कैसे है। तो कह रहा है सबसे पहली चीज तो कि नई चेन के बनने के लिए टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन आपको एक स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप कहते हैं आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर का बनना इसे एक एंजाइम कैटालाइज करवाता है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए प्राइमर हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनेगा। लिख लो क्या बताया, सबसे पहली चीज नई चेन के बनने के लिए टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन,
नई चेन के बनने की शुरुआत करेंगे अगर हम, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए। उस स्पेशल टाइप के आरएनए को क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर के फॉर्मेशन को कौन कैटालाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लिखो, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, to start the synthesis of new chain, special type of RNA is required। उस स्पेशल टाइप के आरएनए को आप कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन, स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए होता है, उसको आप कहते हैं आरएनए प्राइमर। अब वो कह रहा है आरएनए प्राइमर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, इसे एक एंजाइम कैटालाइज करता है, इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, फिर उसने बताया कि भाई आरएनए प्राइमर जो आपका बनता है हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनेगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर ऑलवेज, हमेशा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर ऑलवेज टेक प्लेस इन 5:3 डायरेक्शन, हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? डोंट वरी अबाउट द एनसीईआरटी सेक्शन, ये पहले मैं अपने पैटर्न में पढ़ा दूं, फिर आपको एक एक चीज क्लियर होगी। तो ये क्लियर हो गया भाई कि नई चेन को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए, उसे आपने कह दिया आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर का बनने को एक एंजाइम जो है कैटालाइज करता है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होगा, और जैसे ही अब नई चेन बन जाएगी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, यह आरएनए आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन दिस आरएनए इज रिमूव्ड। जैसे ही नई चेन बन गई, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, जैसे ही नई चेन बनेगी ये आरएनए रिमूव हो जाएगा, दिस आरएनए इज रिमूव्ड। ठीक है, ये हो गया एक चीज। तो दूसरा वो कह रहा है कि नई चेन के बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलते हैं। क्या बोला? ये यहां तक की तो राम कहानी क्लियर हो गई आरएनए प्राइमर वाली। अब वो कह रहा है कि नई चेन के बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक DATP, GTP, CTP, TTP एक्सेट्रा। लिख लो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। और क्या चाहिए नई चेन को बनाने के लिए? तो आरएनए प्राइमर चाहिए था, ठीक है, और क्या चाहिए? दूसरी चीज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, दूसरी रिक्वायरमेंट जो है नई चेन के बनने के लिए, वो चाहिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन्ड। कहां से मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, वहां से मिल जाएंगे ये। और न्यूक्लियोप्लाज्म में, इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि इस फॉर्म में।
ट्राइफॉस्फेट, टी डी एटीपी, डी जीटीपी, डी टीटीपी, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। ठीक, इस पर्टिकुलर स्लाइड से ये समझ में आ रहा है कि भाई नई चेन के बनाने के लिए एक तो आपको इसके सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए ही एक स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए था, दैट इज द आरएनए प्राइमर। आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है बेटा, 2 फॉस्फेट जो होते हैं सभी न्यूक्लियोटाइड्स के, 2 फॉस्फेट तो सेपरेट हो जाते हैं। जब 2 फॉस्फेट सेपरेट होंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, एनर्जी इज यील्डेड, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में कंज्यूम हो जाती है। यानी कि इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है। एक तो इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या बताया कि ये जो रेप्लिकेशन के दौरान सभी न्यूक्लियोटाइड के 2 फॉस्फेट सेपरेट होंगे, इस प्रोसेस में एनर्जी यील्ड होगी जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में कंज्यूम हो जाएगी, विच इज कंज्यूम्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। लिखो, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, सारे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ना, इसके 2 न्यूक्लियोटाइड्स के सभी 2 फॉस्फेट ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स आर सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जब होगा ऐसा, तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी निकलेगी, which is consumed in DNA replication। ठीक, दूसरा पॉइंट एक वो ये भी कह रहा है बेटा कि भाई एनर्जेटिकली मैं अगर बात करूं, एनर्जेटिकली अगर मैं बात करूं तो रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। रेप्लिकेशन बहुत सारे एनर्जी का खर्चा लगता है, रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो इसीलिए जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये यहां पर ड्यूअल पर्पस सॉर्ट करता है। इट सर्व ड्यूअल पर्पस। क्या ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर रहा है, एक तो इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, इट एक्ट एज सबस्ट्रेट and it also provide energy for, ये पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी देता है। एक तो ये सबस्ट्रेट एक्ट करता है, ये ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक तो ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वो ये कह रहा है कि जो नई चेन का जो फॉर्मेशन होगा ना, ये हमेशा 5:3 स्ट्रैंड में ही होगा, 5:3 डायरेक्शन में ही होता है। जो नई चेन बनती है बेटा, ये हमेशा 5:3 डायरेक्शन में बनती है। इस वजह से एक चेन तो जो है डीएनए की वो कंटिन्यूस बनेगी, उसे आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरी चेन है उसका फॉर्मेशन सेंटर से होगा, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट। तो ये चेन डिसकंटिन्यूस होगी, जो कि छोटे छोटे सेगमेंट्स की बनी होती है, स्मॉल ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की बनी होती है। और इस डिसकंटिन्यूस चेन को आप कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो नई चेन बनेगी, अब जो नई चेन बनेगी ना,
द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? ऑलवेज टेक प्लेस इन, नई चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक चेन तो कंटिन्यूअसली बनेगी, वन चेन इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड। जो कंटिन्यूअस चेन बनती है उसे आप कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वन चेन इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरी चेन है उसका फॉर्मेशन सेंटर से होता है, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ second chain begins from center, not from the terminal points. So it is made up of, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस चेन है इसे आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। दिस कंटिन्यूअस नहीं बन रही ना बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस बनेगी, दिस डिसकंटिन्यूअस चेन। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब एक चेन तो कंटिन्यूअसली बनती है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड। जो दूसरी चेन है उसका फॉर्मेशन सेंटर से होता है, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट। ये छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बनी होती है। ये डिसकंटिन्यूअस चेन होती है, कंटिन्यूअस नहीं है। और इस डिसकंटिन्यूअस चेन को आप कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। बाद में ये सारे सेगमेंट अल्टीमेटली ऑल दिस सेगमेंट ज्वाइन टुगेदर और मिलके एक नई कंप्लीट चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा? ऑल दिस सेगमेंट्स ज्वाइन टुगेदर एंड अ न्यू कंप्लीट चेन इज फॉर्म्ड। Ultimately all these segments joined together, आपस में जुड़ेंगे, joined together and a complete new chain is ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम हमेशा लाइगेज एंजाइम का होता है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन एंजाइम दैट इज द डीएनए लाइगेज। ठीक है, लिख लो। जोड़ने का काम लाइगेज करेगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर by an enzyme called, इस एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, साथ ही साथ अब ये देखो हमने न्यूक्लियोटाइड्स का रोल पढ़ लिया जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलते हैं ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में नई चेन में। स्पेशल टाइप के आरएनए का रोल पढ़ लिया, दैट इज द आरएनए प्राइमर। अब वो कह रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। और प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप के हैं।
और तीसरी चीज क्या नाम पड़ी नई चेन के बनने के लिए? एक एंजाइम चाहिए, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन is catalyzed by an enzyme called DNA polymerase। प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप के हैं डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। DNA polymerase are of three types. That is the DNA polymerase 1, दूसरा टाइप है डीएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा टाइप है बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 टाइप के हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड द डीएनए पॉलीमरेज 3। प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग, तो इसी के नाम पे नाम पड़ गया। सो ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको इसी नाम से जाना जाता है। इस एंजाइम का काम क्या है? दिस एंजाइम फंक्शन एज एक्सोन्यूक्लियस। ये आरएनए प्राइमर को सेपरेट करता है डीएनए से एंड ऑल्सो फिल्स द गैप, इसीलिए इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। दिस एंजाइम फंक्शन एज एक्सोन्यूक्लियस, लिख लो। दिस एंजाइम फंक्शन एज, ये एंजाइम काम करता है, दिस एंजाइम फंक्शन एज एक्सोन्यूक्लियस। काम क्या है? सेपरेट आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड ऑल्सो इसके गैप को भी, एंड ऑल्सो फिल्स द गैप। इसे हम, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे आप कहते हैं बेटा डीएनए रिपेयर एंजाइम। इसे आप क्या कहते हो बच्चे? इसे आप डीएनए रिपेयर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है, आरएनए प्राइमर को सेपरेट करेगा। इट सेपरेट, काम क्या है? इट सेपरेट द आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड ऑल्सो फिल्स द गैप। दूसरा जो टाइप है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 2। लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ये भी डीएनए रिपेयरिंग में ही हेल्पफुल है इन एब्सेंस ऑफ, जब डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 नहीं होते। लीस्ट रिएक्टिव है, इट इज लीस्ट रिएक्टिव।
replication process, ये भी डीएनए रिपेयर में ही मदद करेगा. It also helps in DNA repair in absence of, जब ना तो डीएनए पॉलीमरेज 1 हो ना 3 हो, तो इनकी एब्सेंस में ये डीएनए रिपेयर में ही मदद करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 की एब्सेंस में. ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर. और डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें, मेन एंजाइम है ये डीएनए रेप्लिकेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इसे रेप्लिकेस एंजाइम भी कहते हैं. लार्जर चेन इज फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम. ठीक है, लार्जर चेन इसी से बनती है, लिख लो. मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेस एंजाइम. ठीक है, लार्जर चेन इज फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम. main enzyme in replication process, क्या भी कहते हैं, also known as, इसे रेप्लिकेस एंजाइम के नाम से जानते हैं बेटा. ठीक है, रेप्लिकेस एंजाइम कहते हैं. और लार्जर चेन, बड़ी वाली जो चेन, लार्ज चेन इज फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम, इसी से बनती है. दैट्स इट बच्चा, दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो आराम से क्लियर होगी तुम्हें. देखो, हमने जो एक क्विक रिकैप पहले देख लेते हैं, जिससे कि एनसीईआरटी क्या देखा हमने, अनजिपिंग में दोनों चेन्स का सेपरेशन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तब होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक तो हेलिकेस एंजाइम. अब ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ ना जाए, इसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए. और टोपोआइसोमरेज एंजाइम, टेंशन जो सुपर कॉइलिंग की वजह से अराइज हुई है उसको रिलैक्स करने के लिए. फिर दूसरा स्टेप है नई चेन का बनना. पहली चीज तो इसमें हमने पढ़ा कि नई चेन के बनने के लिए एक स्पेशल टाइप के आरएनए की रिक्वायरमेंट है, उसे आप कहते हैं आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर के बनने को एक एंजाइम कैटालाइज करता है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. जैसे ही आरएनए प्राइमर हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनेगा, और जैसे ही नई चेन बनती है ये आरएनए रिमूव हो जाता है. दूसरी चीज, आरएनए प्राइमर के अलावा नई चेन के बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जब रेप्लिकेशन होता है तो सभी न्यूक्लियोटाइड से 2-फॉस्फेट रिलीज होता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होगा, यील्ड होगा. ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में काम आता है. तो एक तो आपको आरएनए प्राइमर चाहिए, एक आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए होता है. प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के हैं, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. ठीक है, 1, 2 एंड 3. 1 को क्या कहते हैं, डीएनए रिपेयरिंग में रोल है, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं. डीएनए पॉलीमरेज 2 ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है. डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 लीस्ट रिएक्टिव है रेप्लिकेशन प्रोसेस में. जब 1 और 3 दोनों नहीं होंगे तब डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होगा. और डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर, इसे रेप्लिकेस एंजाइम भी कहते हैं. लार्ज चेन इसी से बनती है. फिर लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में बताया. तो हमने बात की थी कि भाई नई चेन जो बनती है ना, ये हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनेगी. तो इस वजह से क्या होता है, एक चेन तो कंटिन्यूसली बनेगी, उस कंटिन्यूस चेन को आपने कह दिया लीडिंग स्ट्रैंड. जो दूसरी चेन है उसका फॉर्मेशन सेंटर से होता है, नॉट फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट. तो ये छोटे 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 स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बनी होती है. इस डिसकंटिन्यूस चेन को आप कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. और फाइनली सारे सेगमेंट जुड़कर एक नई चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम. दैट्स ऑल. अब आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसकी. ये तो मैंने पूरा आपको इसमें से बता दिया. मशीनरी एंड द एंजाइम्स, कुल मिला के वही डिटेल इसमें ही जाएंगे. तो अपन ने अपना पैटर्न पढ़ लिया ना, तो इसकी लैंग्वेज आराम से समझ में आएगी. ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, मैं फिर ये पढ़ के सुना रही हूँ.
देखो बेटा क्या कह रहा है, इन लिविंग सेल जैसे कि ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस में कुछ सेट ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेन एंजाइम्स इज रेफर्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है एक तो, ठीक है। सिंस इट यूज एज अ डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये एंजाइम हाईली एफिशिएंट एंजाइम है पॉलीमराइजेशन के लिए। ई कोलाई का दे रखा है जैसे कितने बेस पेयर हैं, ह्यूमंस के अंदर इतने हैं, तो रेप्लिकेशन 18 मिनट में पूरा होगा, यानी कि एवरेज रेट कितना है इससे कुछ नहीं पढ़ना, ये जस्ट एक एनर्जी। अब ये कह रहा है, हमने बात की थी एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है, पढ़ रखा है हमने। ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है, एक तो इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है, एक तो इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये कहाँ से आती है, हमने बात की थी ना, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट थे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में। रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान 2 फॉस्फेट ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स आर सेपरेटेड, तो उससे एनर्जी यील्ड होता है, वही एनर्जी रेप्लिकेशन प्रोसेस में हम कंज्यूम करते हैं। तो ये देखो ये ब्रैकेट में दे रखा है, द 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, तो वो सेपरेट होंगे तो एनर्जी यील्ड होगा, वो एप्लीकेशन में यूज होगा, ठीक है। हमने पढ़ रखा है इसलिए समझ में आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते तो समझ में नहीं आता। इसके साथ साथ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बहुत सारे एडिशनल एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, मैंने आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, डीएनए लाइगेज के बारे में बताया, जोड़ने का काम जो करता है वो देखो। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, तो स्मॉल रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में बताया। फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होता है, तो इससे क्या होगा, एक चेन जो है जो कंटिन्यूस बनेगी उसको आप कह देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरी चेन है वो डिसकंटिन्यूस बनेगी उसको आप कह देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की बनी होती है, ये आपस में जुड़ के है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, ये सारा दे रखा है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था हमने। डीएनए पॉलीमरेज ये इनिशिएशन रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। रेप्लिकेशन कुछ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट पे इनिशिएट होती है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, उन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर कह दीजिए इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है। तो वहीं से तो आपका ये रेप्लिकेशन शुरू होता है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अ पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू प्रोपोगेट द, ये ठीक है। फर्दर यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन, ये पॉइंट एक यहाँ से कर लो, बाकी तो पूरा पढ़ा दिया था हमने। ये एक ये कह रखा है कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है डीएनए का, ये हमेशा एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी के अंदर, मतलब कुल मिला के यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमेशा एस फेज में होता है, ये पॉइंट याद रख लेना बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है हमेशा एस फेज में होता है, दैट्स इट। हमने जो पढ़ा ना, देखो हाईलाइटेड पॉइंट्स में अगर बताऊं, ये पॉइंट एक आपको लिखना है, देखो इसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बता दिया, हमने वो अनजिपिंग और अनवाइंडिंग में पढ़ा था ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, एनसीईआरटी ने बता दिया। हमने वो कंटिन्यूस चेन दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूस चेन जो बनती है दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। नई चेन का फॉर्मेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होता है, और जो इनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, वो पूरा पैराग्राफ यहाँ से सॉर्ट हो गया, ठीक है। अपन ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है, वो पूरी चीज़ ये दे रखी है, ठीक है। मेन एंजाइम रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये बाकी हेलिकेज के बारे में नहीं दे रखा, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में नहीं दे रखा, बट कोई नहीं, वो आपको आना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जिक्र नहीं किया ज़्यादा, लेकिन आना चाहिए, वो आता है क्योंकि, ठीक है।
नेक्स्ट मैं अब ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ये हम पढ़ेंगे बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक पूरा हम देख चुके, लेकिन ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमने ये पूरा डिटेल अपने तरीके से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट, इसी को तो आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, जिसे आप कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड और द टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे क्या कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड और द टेम्पलेट स्ट्रैंड। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग डाल लो। आरएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट कॉल्ड। अब फिर हमने बात की जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, out of 2 strands of DNA, only 1 strand participate in transcription। उसे आप क्या कहते हैं, जो एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, उसे आप कहते हैं एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में से, उसे आप कहते हैं एंटीसेंस, या फिर कह दीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड। Only 1 strand participate in transcription, that is called antisense strand or the template strand। NCERT क्या कहती है देखो, the process of copying genetic information from one strand of DNA into the RNA, DNA से RNA का बनना, that is called the transcription, formation of RNA over the DNA template, इसी को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कॉपिंग ऑफ जेनेटिक फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट, यही तो है ट्रांसक्रिप्शन। हियर ऑल्सो वो क्या कह रहा है देखो, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अपन को पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद द पायरिमिडिन, तो एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। एडेनोसिन थाइमिन, अब थाइमिन तो है नहीं ना डीएनए में, सॉरी आरएनए में, थाइमिन की जगह पर तो यूरासिल है। एडेनिन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड के थ्रू, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। अब एडेनिन जो है, अब थाइमिन तो है नहीं ना आरएनए में, आरएनए में तो यूरासिल होगा, तो ये पढ़ रखा है ना बेटा, ये पढ़ाया मैंने फर्स्ट सेशन में, तो वो यही कह रहा है कि देखो एक्सेप्ट द एडिनोसिन इट कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म विद द यूरासिल, यूरासिल से जुड़ेगा थाइमिन की जगह पर। However, unlike in the process of replication, by which one set the total DNA of an organism, ये डुप्लीकेट होगा ट्रांसक्रिप्शन में,
तो सिर्फ एक सेगमेंट जो है वही ये होता है, उस सेगमेंट को अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ये तो हमें पता है। जब बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि अगर दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करता तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। अपन को पता है एक ही तो वो करता है। कुल मिला के आप यहाँ पर आ जाओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, इसके 3 रीजन है, दैट इज द प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए, क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी नीट के एग्जाम में, साल मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है डीएनए के अंदर 3 सेगमेंट, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर जीन। डायग्रामेटिकली देख लो, दिस इज द प्रोमोटर रीजन, दिस इज द टर्मिनेटर रीजन, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 हुए, प्रोमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है और बीच में ये है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इसके ये 3 रीजन है, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर जीन। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले इनिशिएशन होता है। सबसे पहला स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन में, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा इनिशिएशन। 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। ये ट्रांसक्रिप्शन की बात करूँ ना, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है एलोंगेशन और तीसरा स्टेप है बेटा टर्मिनेशन। क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले इनिशिएशन यानी कि शुरुआत कैसे होगी, तो देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए की एक प्रोमोटर साइट है। यहां पर क्या होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और ये टर्मिनेटर साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये तो एक तो प्रोमोटर साइट है, एक टर्मिनेटर साइट है। प्रोमोटर साइट होती है डीएनए एज अ प्रोमोटर साइट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है, और एक टर्मिनेटर साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुकता है। अब ये प्रोमोटर साइट जो है डीएनए के, उसको ढूंढने का काम कौन करता है, तो देयर इज अ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए, और इस सिग्मा फैक्टर की मदद से ही आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रोमोटर साइट पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, इस सिग्मा फैक्टर की मदद से ही आरएनए पॉलीमरेज जो है इस प्रोमोटर साइट पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है, इसने दे रखा है क्या प्रिब्नो बॉक्स वगैरह के बारे में, इसमें जो दे रखा है मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। There is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of transcription unit. 2 strands का अपोजिट पोलैरिटी है, 5:3 है तो दूसरे का 3:5 होगा। DNA dependent RNA polymerase. It also catalyze the polymerization in one direction. अपन ने बात की थी ना RNA polymerase enzyme, हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही तो नई चेन का फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रैंड एज द पोलैरिटी 3:5 ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए से अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5:3 है एंड द सीक्वेंस सेम है आरएनए, बस एक अंतर होता है, वो थाइमिन की जगह पर यूरासिल होगा। इस डिस्प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये डिस्प्लेस होता है। इस स्ट्रैंड को आप कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड टू एक्सप्लेन द पॉइंट, ये दे रखा है। तो प्रोमोटर रीजन है एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक रीजन है, और स्ट्रक्चरल जीन है आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। 3 रीजन है। प्रोमोटर साइट 5 एंड की तरफ है, यू कैन सी ये 5 एंड की तरफ प्रोमोटर साइट है। ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर द रेफरेंस इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड, हमने बात की थी प्रोमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है, और प्रोमोटर साइट को ढूंढने का काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर की मदद से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड एट द दिस
and it is the presence of promoter and transcription unit that also define the template and coding strand by switching its position with the terminator. ये आपकी इरेजर हो जाएगा. फिर टर्मिनेशन पॉइंट 3 एंड की तरफ है. द कोडिंग स्ट्रैंड इज यूजुअली डिफाइंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. मैंने एज आई टोल्ड यू ना, टर्मिनेटर साइड पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है. इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये हो गया. इस सिस्ट्रॉन एक्सॉन के बारे में तो मैं भी आपको बताऊंगी ये क्या है. तो कुल मिला के प्रोमोटर साइट है. यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है. ठीक है, एक सिग्मा फैक्टर होता है. सिग्मा फैक्टर इट रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए. टर्मिनेटर साइट पर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप. बाकी और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ जो इसमें नहीं दे रखा. ठीक है, तभी क्योंकि पूरी चीज जब तक नहीं, डिटेल्ड लेक्चर्स आप देखोगे तो उसमें मैंने पढ़ाया है, बट जब तक नहीं होगा तो समझ में नहीं आता. तो सिग्मा फैक्टर ही प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है. सिग्मा फैक्टर की मदद से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आके जुड़ जाता है. ठीक है, इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, जो प्रोमोटर साइट पर था ना, ये establish the phosphodiester bond between the adjacent nucleotide. अब सिग्मा फैक्टर सेपरेट होगा, सिग्मा फैक्टर सेपरेट होगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इट मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड. कब तक, जब तक ये टर्मिनेटर साइट पर नहीं पहुंच जाता. और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा, टर्मिनेटर को ये टर्मिनेट द प्रोसेस, ये इसको इट सेपरेट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट और यहाँ पर ही हो जाएगा. टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, यहां पर होता है रो फैक्टर. इट रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट ऑफ डीएनए. सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है, रो फैक्टर होता है इट रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट ऑफ डीएनए. ये भी याद रख लेना. दैट्स इट बेटा, इतना आपको पढ़ना है. ठीक, समझ में आ गया. अब देखो यहां से तो मैंने दिखाई दिया, बट आप याद रखना, एक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन है. ये जो प्रोमोटर साइट है ना, ये यहां से आपको मैंने लिख दिया, उतने से तो क्लियर हो रहा होगा. सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रोमोटर साइट पर जुड़ेगा. इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर सेपरेट हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड. कब तक, जब तक ये टर्मिनेटर साइट पर नहीं पहुंच जाता. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा, टर्मिनेटर साइट पर पहुंचते तो टर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप. और टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है, रो फैक्टर करता है. ये याद रख लेना. बाकी तो ये सारा मैं आपको यहां से बता चुकी हूं. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस. ठीक है, ये इतना हो गया. अब हम स्प्लिट जीन वगैरह पढ़ लेंगे. यहां तक हो गया. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ये मैं आपको सिस्ट्रॉन के बारे में, इंट्रॉन, एक्सॉन के बारे में पढ़ा दूंगी मैं अभी. ये क्लियर हो गया ना. ये इनिशिएशन सब दे तो रखा है इसमें, ऐसे दे रखा है, ये इनिशिएशन दे रखा है ना, ये इनिशिएशन, ये प्रोमोटर साइट, ये सिग्मा फैक्टर है बेटा. सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए. यहाँ पर ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ गया. फिर सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज हो गया, इलॉन्गेशन हो रहा है, इट मूव अलोंग द, देखो सिग्मा फैक्टर मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड. कब तक, जब तक ये टर्मिनेटर साइट पर नहीं पहुंच जाता है. टर्मिनेशन स्टेप में ही देखो ये सिग्मा, ये टर्मिनेटर साइट पर पहुंच गया. टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम बताया था रो फैक्टर करता है. ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर साइट पर पहुंचा, रो फैक्टर रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट. यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा. ये पढ़ के सुना देती हूँ. इन बैक्टीरिया, ये तो अभी हम पढ़ लेंगे, 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए. ये तीनों आरएनए की जरूरत होती है. आरएनए से तो प्रोटीन बनेगा, आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन द सेल. एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट टीआरएनए. ये कहाँ इनिशिएशन दे रखा है ना, इनिशिएशन. इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोमोटर साइट पर जुड़ेगा एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन प्रोसेस. ठीक है, और इनिशिएशन प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर की मदद से इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एट सबस्ट्रेट एंड पॉलीमरेज. ठीक है, फिर क्या होता है इलॉन्गेशन. ये इट समाउ फैसिलिटेट द ऑप्टिंग. ये पूरा मतलब जब तक सिग्मा फैक्टर सेपरेट होके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड. कब तक, जब तक ये टर्मिनेटर रीजन तक नहीं पहुंच जाता.
टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचेगा तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। टर्मिनेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर एज आई टोल्ड यू, जो प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है, और टर्मिनेटर फैक्टर रो फैक्टर है जो कि उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब ये आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी।